Okay, so what is string? No, what is string? Define. Anything defined under quote under inverted commas. Anything defined under double quote is called string. This is a nice definition. A remarkable definition. You tell. What is string? But the string is defined under two comma. Sir, string is accepted all data types. Anything defined under two inverted commas is known String as is a collection of characters. Simple. String, it is a collection of character. Character means any character. It can be alphabets, it can be numeric, it can be mix. So character means anything else. Character is not specified that no, it is a just character means A to Z is character. Character can be any की कैर, मतलब कीबोर्ड में आपको जितना भी मिलेगा ना सब कैरेक्टर है. मतलब एट द रेट भी कैरेक्टर है. आप स्ट्रिंग को कुछ भी आप स्ट्रिंग में कीबोर्ड में जितना भी होता है ना सब स्ट्रिंग में ले सकते हो आप. ठीक है. इट विल बी डिक्लेयर्ड बाय सिंगल कोट एंड डबल कोड बोथ. ओके, यू कैन डिक्लेयर इट बाय सिंगल कोड एंड डबल कोड बोथ. आप दोनों में डिक्लेयर कर सकते हो. Okay, suppose that I will write let s assign hello. This is a string. Let s assign 1 2 3 4 5. This is also a string. Let s assign a 1 2 $. This is also a string. ठीक है. ये तीनों स्ट्रिंग ही है. एक आपका अल्फ़ाबेटिकल है, एक आपका न्यूमेरिक है और एक आपका मिक्स है. ये तीनों स्ट्रिंग कहलाएंगे. मतलब सबसे ज़्यादा यदि आपसे कोई पूछा जाता है ना कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप कौन सा होता है, जावा स्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में स्ट्रिंग होता है. आप पूरे दिन भर जितना भी बातचीत करते हो आप 99% केस में स्ट्रिंग यूज़ करते हो. जब आप पैसे रुपए की बात करते हो तभी आप न्यूमेरिक यूज़ करते हो, या जब कोई सामान खरीदते हो तब भी आप न्यूमेरिक की बात करते हो. जहाँ बाकी आप नहीं करते, या कि कोई सैलरी में आपका पैसा काट लिया किसी ने तब आप थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो. ठीक है. बाकी आप हर जगह क्या यूज़ करते हो, स्ट्रिंग यूज़ करते हो. ठीक है. और स्ट्रिंग जैसा आप देख रहे हो वैसा मेमोरी में नहीं होता है. मतलब स्ट्रिंग जो होता है ना, स्ट्रिंग के अंदर आपका जो मेमोरी एलोकेशन होता है इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक एड्रेस होता है. जैसे स्ट्रिंग लेट एस कर दिया अपन ने, तब मैंने आपको समझाया था कि एस क्या होता है, एक रेफरेंस होता है. ठीक है. लेट एस में एस क्या है, आपका एक रेफरेंस है. ठीक है. इस रेफरेंस के अंदर क्या होता है, एक क्या बनता है, ब्लॉक बनता है. एक बड़ा सा क्या बनेगा, ब्लॉक बनेगा. और इस ब्लॉक के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, सब ब्लॉक्स होंगे. मतलब पहले एक ब्लॉक रहेगा और इस ब्लॉक के अंदर क्या रहेगा, छोटे छोटे क्या रहेंगे, सब ब्लॉक्स होंगे. और ये सभी सब ब्लॉक्स क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड रहेंगे. तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग में हेलो, तो ये HELLO इस तरीके से क्या होगा, ये इंडिकेट होगा. इसलिए स्ट्रिंग को हम इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं. जैसे आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया S2, तो S2 मतलब मैं कौन से एलिमेंट को गेट कर सकता हूँ, L को गेट कर सकता हूँ. S3 तो मैं किसको गेट कर सकता हूँ, इस वाले L को गेट कर सकता हूँ. S4 जैसे मैं करूँगा किसको मैं गेट कर सकता हूँ, O को गेट कर सकता हूँ. तो आप स्ट्रिंग के अंदर इस तरीके से भी मैनिपुलेशन कर सकते हो. ओके. तो मैं इसका एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरीके से, हाउ मेनी वेज टू define a string and how many ways to access the string elements data. Okay. New file, string example dot js, string example dot js. Let's, I will write a b c d e f g h. This is a string, and simply I will write console.log. What I will write, s of 3.
then what it will print? D. D, because the base indexing is similar to array. And here if I will write s dot, another thing is s dot caret, caret also the same thing, what will be managed by the indexing. तो ये array स्टाइल हो गया और ये स्ट्रिंग का अपना कैरेक्टर स्टाइल हो गया. तो आप स्ट्रिंग से किसी भी एलिमेंट को यदि आपको गेट करना है तो आप दोनों स्टाइल से कर सकते हो, एक एरे स्टाइल से और एक कैरेक्टर स्टाइल से. ठीक है. अब स्ट्रिंग के अंदर आपको हर एलिमेंट्स को इंडिपेंडेंट डिस्प्ले कराना है, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्रोवाइड, पहले इसको चला लो. क्या नाम से इसमें, नोड जेएस कंसोल के अंदर है ना, cd नोड स्ट्रिंग, देखो दोनों में आ गया डी. तो ये दो तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो. अब बाय लूप आप कैसे एक्सेस कर सकते हो. अब इस एक तरीका पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, फिर आप सोचोगे मैं लूप क्यों लगाऊं जब मेरे को पूरा स्ट्रिंग, क्योंकि जब आप कोई ऑपरेशन करते हो तो ये तो सिर्फ स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने का तरीका है. यदि आप कंसोल डॉट लॉग करोगे तो ये पूरा स्ट्रिंग क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा. पर मुझे यदि इसमें चेक करना है कि ये जो मैंने स्ट्रिंग लिया है इसमें कितने वोवेल और कितने कंसोनेंट्स हैं. अब मुझे एक लॉजिक मैनेज करना है, एक प्रोग्राम बनाना है कि आपको कोई भी स्ट्रिंग दे दिया, इसमें कितने वोवेल है और कितने नॉन वोवेल है, मतलब कितने कंसोनेंट हैं. तो क्या करोगे, पिछली बार अपन ने if else में तो उनको दे दी थी कंडीशन कि अगर मेरी यही आई हो है, अगर वो है तो वो है, अदरवाइज जो भी मिल रहा है तो वो कौन सा मिल रहा है. देखो इसमें फॉर लूप स्टार्ट करेंगे हमेशा. कहाँ फॉर लूप में सबसे पहले क्या देते हैं अपन, एंट्री पॉइंट कहाँ से चालू होगा, इनिशियलाइजेशन 0 से कहाँ तक जाएगा, लेंथ तक जाएगा, कितने से इंक्रीमेंट होगा, एक से इंक्रीमेंट होगा. ठीक है. देखो सबसे मेन लॉजिक्स है, ये लॉजिक्स यदि आपको आने लग जाएंगे ना तो भी आप कुछ कर सकते हो. इसके बाद सबसे मेन हमें क्या चेक करना है कि कितने वोवेल और कितने कॉन्सोनेंट हैं. तो यहाँ पर आप दो ले लो, एक ले लो यहाँ पे काउंट वोवेल इक्वल्स टू 0 और दूसरा ले लो लेट काउंट कंसोनेंट इक्वल्स टू 0. अब क्या लिखेंगे, स्विच एंड व्हाट आई विल राइट, यहाँ पे लिखूंगा मैं s डॉट कैरेट आई. स्विच मतलब क्या होता है, स्विच एक्चुअली इफ के जैसा ही है. ठीक है. और यहाँ पे लगा दो केस ए, केस ई, केस आई, केस ओ, आफ्टर दैट केस यू. ऐसा. अब ये सब पैरेलल रखो, है कोई नेस्टिंग नहीं है. ये पाइथन तो नहीं आता ना, पाइथन तो नहीं पढ़ा. पाइथन में यदि ऐसे लिख दोगे तो वो नेस्टिंग कहलाएगा, मतलब समझ लो इसके अंदर है. पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है. ए ई आई ओ यू के बराबर है, तो इस केस में क्या होगा, काउंट वोवेल प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या जाएगा, ब्रेक. और डिफ़ॉल्ट में क्या रहेगा, काउंट कंसोनेंट प्लस प्लस, और क्या होगा, ये ब्रेक रहेगा. ठीक है. और यहाँ पे जाएगा कंसोल डॉट लॉग. total vowel is and consonant is
डॉलर, और यहाँ पे क्या जाएगा, काउंट कॉन्सोनेंट। कंसोनेंट, दैट्स इट। इस तरीके से ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन होगा। नोर स्ट्रिंग एग्जाम्पल डॉट जेएस, ये बता दिया। टोटल वॉवल इज 2 एंड कंसोनेंट इज 6। मतलब टोटल वॉवल कितने हैं, 2 हैं, और कंसोनेंट कितने हैं, 6। इस तरीके से। तो मतलब ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें हमने क्या करा, 0 से लेकर के कहाँ तक गए अपन, लास्ट तक गए। और स्विच के अंदर हमने क्या पास करा, जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या पास किया स्विच में, एस, अब आई की वैल्यू 0 होगी, एस डॉट कैरेट 0, कैरेट 0 में क्या है, ए। तो ये किससे मैच करेगा, और इन पांचों में से किसी से भी मैच करता है तो वोवेल काउंट, वोवेल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यदि पांचों में से किसी से मैच नहीं करता है तो कौन सा इंक्रीज होगा, काउंट कंसोनेंट। ऊपर वाले में क्या इंक्रीज हो रहा है, वोवेल। और जब कंसोनेंट होगा, जैसे बी है तो बी के केस में क्या इंक्रीज होगा, काउंट कंसोनेंट। फिर सी आया तो इसमें काउंट कंसोनेंट, फिर डी आया काउंट कंसोनेंट, फिर जैसे ई आया तो काउंट वोवेल, फिर जैसे एफ आया तो काउंट कंसोनेंट इंक्रीज होगा, जैसे जी आया तो काउंट कंसोनेंट इंक्रीज होगा, एच आया तो काउंट कंसोनेंट इंक्रीज होगा। आप यहाँ चाहो तो ऐसा नहीं कि स्विच ही लगाना है, यहाँ पे इफ़ भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, इफ़ भी लगा सकते हो, टर्नरी भी लगा सकते हो, आपको जो इच्छा वो लगा दो। ठीक है। तो आप इस प्रोग्राम को इफ से भी बना सकते हो। इफ में क्या कर दोगे, यहाँ पे इफ एस डॉट कैरेट आई, फिर क्या लगाना पड़ेगा उसमें, और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा बहुत सारा। क्या लगाना पड़ेगा, और ये लगा दे जाओ। बनवाया था ना मैंने ये प्रोग्राम, इतना तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या लगता है, इफ एल्स क्या नॉर्मल, नहीं क्या प्रेस हो जाता है, बंद हो जाता है। देखो मतलब कुछ ऐसा की है, प्रेस कर दो तो ऑटोमेटिकली। गूगल मीट तो कोई शॉर्टकट होगा गूगल मीट का, कि जैसे मैं कीबोर्ड से ये वाला की प्रेस करा, कीबोर्ड से जैसे मैंने की प्रेस करा तो गूगल मीट अपने आप बंद हो गया। अब ये गूगल मीट का बग है, अब मुझे भी पता नहीं कौन से की से बंद होता है। उसने कुछ शॉर्टकट की बनाया होगा, और वो शॉर्टकट की क्या है, दोनों मैच करते होंगे। अब ये बग मान लो मैं लॉक कर दिया तो हो सकता है गूगल रिवार्ड दे दे। ठीक है, यहाँ पे आप काउंट एल्स कॉन्सोनेंट प्लस, बस ये प्रोग्राम है। आप इसको इफ एल्स भी बना सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ए ई अभी मैंने चेंज नहीं करा, तो सभी टाइप से अलग अलग से बना के देखना चाहिए। अब एआई से पूछोगे तो एआई इसका और शॉर्ट कर देगा, पर वो प्री डिफाइंड मेथड लगा के देगा। ज़्यादातर क्या करेगा, वो इंक्लूड करके मेथड बना के देगा ये। क्यों चेंज करना पड़ेगा, कैरेक्टर तो सही है ना। आई की वैल्यू यदि 0 है तो 0 वाले को पहले चेक करेंगे, फिर 1 वाले को चेक करेंगे, फिर 2 वाले को चेक करेंगे, फिर 3 वाले को चेक करेंगे। आई में तो आई मतलब इंडेक्सिंग तो ऐसे ही चलेगा ना, इसमें क्यों चेंज करना पड़ेगा। अंदर कहाँ लिखा, और ये पता ना, इसके जगह सिंगल कोट मत लगाने लग जाना, फिर बोलो भाई चल नहीं रहा है। ये बैक टिक है, क्या है, ये मतलब जस्ट 1 के पहले आता है, टिल्ड के ऊपर टिल्ड वाला ये। और इसमें आप किसी भी वेरिएबल को डायरेक्टली लिख सकते हो इस तरीके से, डॉलर लगा के।
ठीक है, ये ECMA स्क्रिप्ट का सिंटेक्स है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, आप जावा स्क्रिप्ट से ज़्यादा ES6 यूज़ होता है, ES6 प्लस। ये किसके कंसेप्ट हैं? ES6 प्लस। ES मतलब ये जावा स्क्रिप्ट का एक थर्ड, मतलब एक जावा स्क्रिप्ट को बूस्ट करना या जावा स्क्रिप्ट को मॉडर्नाइज करने की एक एजेंसी है। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट क्या हो गया था, स्टिक हो गया था, मैं इतने ही मैनेज कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाऊँगा। तो लोगों ने बोला ठीक है आपका नाम जावा स्क्रिप्ट रहेगा। ECMA स्क्रिप्ट एक नई एजेंसी ने क्या करा, उसको एक्वायर करके और अपने खुद के प्रिंसिपल क्या करा, उसने अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर इन्हेंसमेंट करना चालू कर दिया। क्योंकि ओपन सोर्स लैंग्वेज को कोई भी इन्हेंस कर सकता है, ये उसकी पॉलिसी। आप अपना खुद का कोई लैंग्वेज बना सकते हो ओपन सोर्स लैंग्वेज के आर्किटेक्चर को फॉलो करते हो। इसलिए तो पहले यूनिक्स आया था, यूनिक्स के आर्किटेक्चर को फॉलो करके लिनक्स बन गया। विंडोज़ भी पूरी तरह से यूनिक्स बेस्ड आर्किटेक्चर को ही फॉलो करा। मैक पूरी तरह से यूनिक्स बेस्ड आर्किटेक्चर को ही फॉलो करके बना। ठीक है, पर अपना काम सिर्फ क्या रहता है, अपन प्रोग्राम पे ही फोकस करते करते जीवन ख़त्म हो जाता है। रिसर्च वर्क कहाँ करते हैं? इसलिए तो एक भी लैंग्वेज यहाँ कहाँ बना, इंडिया के किसी भी डेवलपर ने आज तक किसी एक लैंग्वेज बनाया क्या? नहीं बनाया। तुम बनाओ, ये बनाएगा ये, ठीक है, बना बना भाई। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक प्रोग्राम और बनाते हैं। ऑनलाइन वालों को यदि कुछ पूछना है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आ रही है आवाज़ आपको? ऑनलाइन वाले यस सर, आ रही है, हेलो, आ रही है सर। हेलो। बोल रहे हैं? हाँ सर, आवाज़ आ रही है। बोलना नहीं है, चैट चैट से करना है, चैट से। ओके ओके ओके। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है जो ज़्यादातर स्ट्रिंग में पूछा जाता है, पैलिंड्रोम। क्या होता है पैलिंड्रोम, बताओ? ये साइज को रिवर्स कर, रिवर्स और एक्चुअल दोनों एक ही हो। ऐसे स्ट्रिंग जैसे, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट SCS हो गया, ये भी पैलिंड्रोम है। मैडम हो गया, ये भी पैलिंड्रोम है ना। नमन हो गया, ये भी पैलिंड्रोम। आप इसको लेफ्ट टू राइट, मतलब रिवर्स और एक्चुअल, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम आएगा। तो ऐसे स्ट्रिंग जिनका एक्चुअल और रिवर्स क्या होता है, सेम होता है, वो क्या होते हैं, पैलिंड्रोम होते हैं। तो आप सिंपल इसका रिवर्स कर लो। रिवर्स कैसे करोगे, बताया था ना मैंने। लूप को रिवर्स चलाने का प्रोग्राम है ये। आई की वैल्यू हमेशा क्या, लेंथ एक प्री डिफाइन क्या है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ है। तो ये क्या करेगा, साइज जैसे एक 1 2 3 4 5 देगा ये। तो अपन चालू कहाँ से कर रहे हैं, 4 से। कहाँ तक जा रहे हैं, 0 तक जा रहे हैं। यहाँ पे एक अलग से स्ट्रिंग ले लो, आर में क्या वैल्यू दे दो, ब्लैंक। और यहाँ पे लिख दो R = R प्लस S डॉट कैरेट आई। इसमें कैरेट ही ज़्यादातर यूज़ करा करो। और यहाँ पे जाएगा कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में क्या जाएगा, R आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे चेक कर लो, इफ़ एस इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, टाइप और डेटा दोनों चेक करता है। मतलब सर ये स्ट्रिक्टली का भी साइन होता है। हाँ, स्ट्रिक्टली मतलब होना ही चाहिए। स्ट्रिक्टली टाइप और डेटा दोनों चेक करता है। टाइप मतलब उसका टाइप भी सेम होना चाहिए और डेटा तो सेम होना ही चाहिए। डबल इक्वल टू सिर्फ डेटा चेक करता है, डेटा सेम होना चाहिए। टाइप डिफरेंट भी हो गया ना तो चलेगा थोड़ा बहुत। नॉट पहले बस करेक्ट। तो ये ऊपर वाला जो है ना, वो स्ट्रिंग को रिवर्स करने का लॉजिक है। और नीचे अपन ने क्या करा, इसको चेक कर लिया।
आप इसको चला दीजिए, नोट चेक, ये कौन सा है? नहीं, ये दूसरा है, चेक पैलिंड्रोम। नमन क्या है? पैलिंड्रोम। और मैंने कर दिया अमन, तो अमन क्या है? पैलिंड्रोम नहीं है, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, क्योंकि नमन के अंदर रिवर्स और एक्चुअल बराबर होता है, अमन में रिवर्स और एक्चुअल बराबर नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इसका लॉजिक लगा सकते हो, और ये इंटरव्यूज में बहुत पूछा गया है क्वेश्चन, और ये लॉजिक्स के लिए भी बेटर है। अब थोड़ा कठिन वाले स्ट्रिंग के क्वेश्चन देखो, राइट ए प्रोग्राम, to find maximum max length word in paragraph, मतलब पूरे पैराग्राफ में जिसका सबसे बड़ा लेंथ है वो वर्ड आपको फाइंड करना है। पैराग्राफ में 5000 भी वर्ड हो सकते हैं, 10,000 वर्ड भी हो सकते हैं। आपको लॉजिक ऐसा लगाना है कि उस पैराग्राफ में सबसे बड़ा जो वर्ड है वो प्रिंट होना चाहिए। कोई सा भी पैराग्राफ ले लो आप, क्या करोगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? मैक्स वर्ड इन पैरा डॉट जेएस। जो HTML में आएगा कुछ भी ले लो। वेलकम टू शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ ही बोलेंगे ना। अब इसमें सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? हाँ, वो तो भी तुम देख रहे हो बाकी। अब मैं भी बहुत बड़ा लिखता तो फिर प्रोग्रामिंग तो ये चीज़ आप बता दिए, ये चीज़ बताना चाहिए आपका प्रोग्राम, जो आपने बताया वो प्रोग्राम बताना चाहिए। क्या करोगे? लेंथ काउंट करोगे तो एस डॉट लेंथ तो पूरे कैरेक्टर का दे देगा ना साइज। इसको सबसे पहले हमें स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जितने भी वर्ड होते हैं ना स्ट्रिंग के, वो सब अलग अलग एरे में क्या होना चाहिए? कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, एक मेथड आप यूज़ कर सकते हो, वो जो हमेशा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्प्लिट मेथड। और स्प्लिट मेथड में आपको किससे स्प्लिट करना है? जैसे किससे स्प्लिट करना है? स्पेस से। भाई इन सभी वर्ड के बीच में डिफरेंस क्या है? स्पेस है ना। तो ये क्या करेगा, ये एरे बना देगा, और इस एरे में क्या आ जाएगा, पूरे वर्ड अलग अलग हो जाएंगे। आप इस एरे को एक बार प्रिंट करके देखो। तो ये सबसे मतलब बहुत सारे प्रोग्राम इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कोई पैराग्राफ है, इसके अंदर कितने पैलिंड्रोम है, सबसे मैक्सिमम लेंथ का पैलिंड्रोम कौन सा है, सबसे ऐसा कौन सा वर्ड होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिपीटेड कैरेक्टर्स हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए आपको इसके लॉजिक से दी आ गया, क्योंकि आजकल क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ज़माना है, NLP चल रहा है। तो वहाँ पर क्या है, आजकल टेक्स्ट बेस्ड लॉजिक बहुत चल रहे हैं हर जगह। आजकल जो चैट बोर्ड बनता है आपका, AI जनरेटेड चैट बोर्ड, ये क्या है? अब आप ये लिखते हो, चैट GPT यूज़ करते हो, क्या है ये? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है आपका? स्ट्रिंग के थ्रू तो पूरा बना है। जो स्ट्रिंग आप लिखते हो वो स्ट्रिंग को क्या करता है, वो मैच करवाता है। किससे मैच करवाता है? जो उसके ऑलरेडी उसके पास जो मॉडल है, और उस मॉडल से उसको ट्रेन कराता है, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज रिजल्ट होता है वो रिजल्ट आपको देता है। एक तरह से देखा जाए तो चैट GPT भी एक सर्च इंजन ही है,
पर सर्च इंजन क्या करता था, ट्रेन करके रिजल्ट नहीं देता था, ऐसे ही दे देता था, ले भाई जिसका एसईओ अच्छा है, जो जिसका कंटेंट सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है वही देगा, भले वो गलत हो। पर ये नहीं देगा, ये क्या करेगा, आपको जो सबसे कुंसाई जलाता है ये भी गूगल से ही है, मतलब जो आपका वेबसाइट्स जो अलग अलग रहते हैं ना, वहीं से वो कंटेंट लेके आता है। चैट जीपीटी कहीं अलग से लेके नहीं आता है, पर वो पूरा स्ट्रिंग क्योंकि वो पूरा स्ट्रिंग का ही मैनिपुलेशन से बना है, टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस से बना है। तो क्या लिखेंगे, क्या नाम है इसका, मैक्स वेलकम। अब मैंने ये कर दिया, अब यहाँ पे स्पेस दे दूँगा, वो अभी अच्छे से लिया नहीं, देखो अब देखो, वेलकम टू शिवा कंसेप्ट सोल्यूशन, वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन वेरियस प्रोग्रामिंग, सबको अलग अलग एलिमेंट कर दिया, स्पेस वेलकम को अलग कर दिया, टू को अलग कर दिया, शिवा को अलग कर दिया, कॉन्सेप्ट को अलग कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। कितना कमाल का मैथड। लेकिन अभी लॉजिक ख़त्म नहीं हुआ है, अब आपको ये एरे मिल गया, अब इस एरे में आपको पता करना है कि किसका लेंथ सबसे ज़्यादा है। क्या करोगे, मतलब एरे के अंदर आपको ये पता करना है कि किस स्ट्रिंग का लेंथ सबसे ज़्यादा है। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे mxlen इक्वल्स टू 0 फॉर, यहाँ पे लिखोगे लेट ARR आइटम ऑफ ARR। इससे क्या होगा, ARR का एक किस में आता जाएगा, आइटम में आता जाएगा। और यहाँ पे चेक कर लोगे, इफ़ mxlen, लेन मतलब मैक्स लेंथ, ग्रेटर देन या लेस देन आइटम डॉट लेन। mx लेन की वैल्यू क्या है, यदि आइटम डॉट लेन से क्या है, लेस है, तो ms लेन में क्या आ जाएगा, आइटम डॉट लेंथ आ जाएगा, mx वर्ड इक्वल्स टू लेन, और mx वर्ड में क्या आ जाएगा, आइटम आ जाएगा। हो गया। अब मैंने नाम ऐसा लिया mx वर्ड, मैक्सिमम वर्ड, तो मतलब जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है उस वर्ड को तो पहले अपन एक लेंथ नाम से 0 नाम वेरिएबल लेंगे, और हर एक वर्ड के लेंथ को उस लेंथ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, यदि उसका जो 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 वर्ड आ रहा है उसका लेंथ जो ऑलरेडी mx लेंथ में जो वैल्यू है उससे क्या है, लेस है, तो वो वाला लेंथ क्या हो जाएगा, उसमें जाके ओवरराइड हो जाएगा। मान लो फर्स्ट टाइम में जो वर्ड आया उसकी लेंथ कितनी है, 3 है, मैं mx लेंथ में शुरू में क्या है, 0 है, तो 0 लेस देन 3, तो मतलब शुरुआत में mx लेंथ में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब नया वर्ड आ गया उसमें 2 लेंथ है तो वो नहीं जाएगा, पर फिर थर्ड नंबर का जो वर्ड आ गया उसकी लेंथ कितनी है, 9 है, तो 3 लेस देन 9, तो अब mx लेंथ में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, आ गया 9। अब नेक्स्ट वर्ड का लेंथ कितना है, 3 है, तो फिर नहीं आएगा, तो 9 वाला, अब 9 वाला जो भी वर्ड है उसको हमने mx वर्ड में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, तो जो इसका सबसे ज़्यादा मतलब लेंथ वाला वर्ड क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। ये इसका लॉजिक। अब यही लॉजिक क्या है, आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, नहीं तो आपको एरे भी दे दिया और आपको लॉजिक ही नहीं पता है तो आप इसको कैसे निकाल पाओ। चला के देखो, और ये लॉजिक मुझे कोई याद नहीं रहते, ये लॉजिक्स क्या है, ऑटोमेटिकली आपका एनालिसिस जितना ज़्यादा प्रोग्राम, यदि आपके पास, मैंने क्या बोला, जब आप 200-300 प्रोग्राम बना लेते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ क्या है, फिट हो जाती है, नया चीज़ आता है उससे ट्रेन होता है और रिजल्ट मिल जाता है। ये भी तो एक AI है ना, आपके पास भी AI है, पर आपका AI ट्रेन नहीं है। क्या नहीं है, ट्रेन, उसको ट्रेन करो। और ट्रेन कैसे होगा आपका AI, प्रोग्राम बना के। अब डायरेक्टली आप टेस्ट करते हो, ट्रेन है नहीं, टेस्ट करने लग जाते हो तो कहाँ से रिजल्ट मिलेगा, बस ये समझो। ये आ गया प्रोग्रामिंग। देखो अब तुम्हारे पास अभी कम टेक्स्ट था, मैं अभी 10,000 1 करोड़ वर्ड दे देता और बोलता बताओ मैक्सिमम क्या है, तो तुमको ही कम से कम 10 घंटे, पर सॉफ्टवेयर 1 मिनट में दे देता, देता ही नहीं देता।
अब जैसे बहुत बड़ा लॉरेम लॉरेम करके एक वेबसाइट बनाया है, ठीक है, क्योंकि अपने इंडिया में तुम किसी का भी कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हो, पर ये लीगल थोड़ी ना रहता है। अब देखो यहाँ पर लोग क्या एआई में खुद अपने आप का फ़ोटो दे रहे हैं, है ना? बाद में उनका वीडियो आ जाएगा बढ़िया, आराम से खुद देखना बढ़िया बैठ के। हाँ, एआई टूल के अंदर कोई वो थोड़ी ना रिस्ट्रिक्शन। अब बढ़िया वो फ़ोटो खींच एआई में अपना खुद का पूरा फोटोग्राफ, मतलब पूरा परिवार का फ़ोटो डाल डाल के और फेसबुक में लगा रहे हो, मतलब खुद आप अब अपने कंटेंट को एआई में दे रहे हो, डेटा दे रहे हो उसको फ्री में, वो ट्रेन करके बढ़िया आपको टेस्ट करके रिजल्ट देगा फिर। इसलिए बिना अथेंटिकेशन के कहीं पर भी आप अपने इमेजेस को अपलोड मत करिए। अथेंटिकेशन जहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड हो, प्रॉपर आपका वैलिडेशन हो, ठीक है, जो अथेंटिक चीज़ें हो वहाँ पर आप दे सकते हो। वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि बैंक वालों को भी मत देना, ठीक है, पर एक प्राइवेसी, जहाँ जो प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों ने स्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप जो है ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर के यूज केस आप एआई के अंदर नहीं लिख सकते, आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट ही लिख सकते हो। ये देखो जैसे ये, अब इसमें कौन सबसे बड़ा है, कोई भी कंटेंट उठाया मैंने, देखो ये एम्पर, ये वाला, ये स्ट्रिंग सबसे बड़ा। तो कोई मतलब ये प्रोग्राम ऐसा बन गया जो सभी के एक तरह सॉफ्टवेयर बन गया, ये मैक्सिमम वर्ड निकालने। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अब ये कैसा बना के लाना है, एक अपना खुद का एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट के जितने भी स्पेलिंग गलत हैं वो सब बता दे कि आपके ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग इतने मिस्टेक, मतलब कोई भी स्टेटमेंट में इसके इन वर्ड के स्पेलिंग गलत है, ये बताना है आपको। तो क्या करोगे फिर? उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी जो सभी वर्ड को कंटेन कर सके। तो वो मिल जाएगा एआई से, जो अपना चैट जीपीटी है ना, इसके अंदर ओपन एआई, मतलब कुछ बहुत सारे एपीआई फ्री मिलते हैं, तो उससे आप मांग लो कि मुझे एक पर्टिकुलर ऐसा एपीआई दे दो जिसमें पूरे वर्ड जितने भी वर्ड होते हैं ना, जिस सही स्पेलिंग वाले, वो सब हों, और उस पर्टिकुलर कलेक्शन से आप जो भी वर्ड लिख रहे हो उससे मैच करा लो हर एक वर्ड को। यदि वो उसके डिक्शनरी वाले वर्ड से क्या करता है, मैच करता है, तो आपकी स्पेलिंग सही है। और उसके डिक्शनरी से मैच नहीं करता है आपने जो लिखा है, तो आपका गलत है। यही तो एआई है, एआई के अलग थोड़ी ना, इस मैचिंग एल्गोरिथम पे ही काम कर रहा है पूरा एआई। अभी समझने के लिए आप क्या करो, चलो 50 वर्ड में चेक कर लो, 50 वर्ड का आप क्या बना लो, एक एरे बना लो, और आप यूजर से बोलो कि ये 50 वर्ड का यूज़ करके ही उसको कुछ लिखना है। अब उस 50 वर्ड के अंदर यदि कोई मिस्टेक करता है तो बता दो कि हाँ यहाँ मिस्टेक। अभी आपके पास यदि एपीआई नहीं है तो आप एक प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, एक इंजन अपना बना लो 50 वर्ड का, और उसमें पहले वैलिडेशन लगा लो कि उस 50 वर्ड के अलावा कोई सा भी वर्ड यदि वो डालता है तो इनवैलिड स्ट्रिंग कर दो उसको, इनवैलिड स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग सही नहीं है, क्योंकि मेरे जो 50 वर्ड है ना उनमें से ही कोई उठा सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 50 वर्ड आप यूज़ करो। जैसे बहुत सारे जो इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, स्पोकन वाले जो अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो यही करते हैं, वो शुरू के 100 वर्ड आपको पहले के दे देते हैं और बोलते हैं ये 100 वर्ड पहले आप याद करके आओ, और फिर वो 100 वर्ड से ही क्या बनवाते हैं, स्टेटमेंट बनवाते हैं। ये यूनिक तरीका है, बहुत कम लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं। तो जब वो 100 वर्ड से आप बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट बनाओगे तो फिर उसके बाद फिर 100 वर्ड और दे देंगे, फिर बोलेंगे अब इससे कम से कम स्टेटमेंट बनाओ, इससे आप इंग्लिश सीख जाते हैं। कोई भी भाषा सीखनी, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंच जर्मन कुछ भी सीखनी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बना के लाना है आपको, एक एआई मॉडल बना के लाना है अपना। इस एआई मॉडल में एक एरे रहेगा, उस एरे में आपको 50 वर्ड ले लेना, और सामने वाले को बोलना कि आप कोई राइट यानी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट वो देगा। तो पहले नंबर पे ये चेक करना है कि जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो 50 वर्ड से मिल करके बना होना चाहिए। पहला वैलिडेशन तो ये लगाना है। बस ये वाला ही बना लेना पड़ेगा, मैचिंग वाला। उस 50 वर्ड के अलावा यदि कोई दूसरा वर्ड यदि है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, पर नया नहीं हो सकता, ये बनाना पड़ेगा। और दूसरा ये चेक करना कि जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं वो सभी प्रीपोजिशंस की स्पेलिंग यदि कहीं पे भी गलत है तो रॉन्ग प्रीपोजिशन स्पेलिंग ऐसा आना चाहिए। मतलब प्रीपोजिशन का एक क्या बना लेना, एरे बना लेना,
अब कोई भी स्टेटमेंट सामने वाले से लिखाना, यदि उसने प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी स्पेलिंग गलत करी है तो क्या देना चाहिए, पर ये बहुत थोड़ा टफ है। सर इसमें सब स्टेटमेंट यूजर डिफाइन करवाना है। हाँ सब प्रीपोजिशन तो फिक्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रीपोजिशन? इसमें क्या वो करना प्रिपरेशन है क्या मतलब किस टाइप से कुछ समझा नहीं इसको। प्रीपोजिशन कौन कौन होते हैं पहले ये बताओ? इन, ऑन, ये सब प्रीपोजिशन में आते हैं ना, ठीक है। 5-6 प्रीपोजिशन होते हैं, इन हो गया, ऑन हो गया, और कौन कौन से होते हैं उनका पूरा एक एरे बना लेना। आप वर्ड लिखाना, अब उस वर्ड में यदि किसी ने इन के जगह में बिन लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, यदि मैचिंग नहीं कर रहा है तो आपको रॉन्ग बताना है बस। चलो ठीक है, रहने दो, ये अभी नहीं कर पाओगे तुम। ये थोड़ा मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ट्राई करना है, यदि बन जाए तो। क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, कहाँ से आंसर दोगे? इसको थोड़ा थोड़ा करते रहते 8-10 दिन बना लेंगे। कि जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सिर्फ प्रीपोजिशन चेक करने वाला, कि जो भी आपके स्ट्रिंग या स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, पैराग्राफ, उसमें प्रीपोजिशन की स्पेलिंग क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, यदि वो प्रीपोजिशन कोई भी गलत है तो उसको क्या बता दे कि इसमें कि ये प्रीपोजिशन की स्पेलिंग क्या है, गलत है, ठीक है। पर उसके लिए बस ये दिमाग लगाना है कि प्रीपोजिशन क्या है, पहले आपको डिटेक्ट तो करना पड़ेगा ना। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ, मतलब ये रिसर्च वाले हैं, बना सकते हो तो बनाओ, मैं आगे रिसर्च के लिए बोल रहा हूँ। जैसे रहता है ना कि रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है ये। स्पेलिंग गलत नहीं होता। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट घोषित कर दो। जैसे आप चेक करते हो ना, बहुत सारे आजकल AI टूल आ गए, आपकी जो गलत स्पेलिंग रहती है आप जाके बोलते हो ना करेक्ट दिस, तो वो क्या करता है, जो मॉडल होता है वो करेक्ट करके आपको दे देता है। तो उसका एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपसे बनवाना चाहता हूँ, पर वो छोटा एग्जाम्पल बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, ये सिंपल नहीं है। तो मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी AI मॉडल आपको दिख रहे हैं, इनमें 90% लॉजिक स्ट्रिंग के लगे रहते हैं, इसलिए स्ट्रिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? चलो अभी छोटा प्रोग्राम बना, देखो राइट, एक प्रोग्राम और बनाओ, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इन अपोजिट केस। अब ये प्रोग्राम आपको दे दिया गया है कि किसी भी स्ट्रिंग को आपको अपोजिट केस में कन्वर्ट करना है। अब अपोजिट केस क्या होता है बताइए, व्हाट इज अपोजिट केस? नहीं, अपोजिट केस मतलब यदि अपर केस में है तो लोअर केस में हो जाए, लोअर केस में है तो अपर केस में हो जाए, उसको बोलते हैं अपोजिट केस। बन जाएगा? कैसे बनाओगे? सर अगर अपन जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें, अपन अपर केस में कन्वर्ट करना है। प्री डिफाइन मेथड अभी यूज़ मत करना, बहुत मतलब प्री डिफाइन से तो एक लाइन में हो जाएगा, लॉजिक से बनाना है। बन जाएगा सर। कैसे? आस्की कोड से बनेगा ये, बताया था ना, कैपिटल और स्मॉल के जो आस्की कोड होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा इसका हिंट दे देता हूँ, कि जैसे मैं कैरेक्टर अपोजिट केस में कर देता हूँ कि स्मॉल में करेगा तो कैपिटल में हो जाएगा। आपको स्ट्रिंग करना है, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे लेट CHR इक्वस टू, मैंने कर दिया कैपिटल A, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, स्मॉल में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? स्मॉल। कैसे करूँगा? इसका जो अपना कोड है, ASCII कोड का A का 65 होता है 65 अपर केस का, और लोगों का 35 होता है। अपन सारे कोड चला देंगे इसमें होगा 97 है। तो देखो इसमें क्या है, कैपिटल को स्मॉल में बनाने के लिए क्या होता है कि जो भी इसका करंट आस्की कोड निकालने के लिए क्या होता है, यदि आप किसी भी कैरेक्टर का आस्की कोड निकालोगे तो कैसे निकालोगे? माइनस करना है, इसको इसमें लेना माइनस कर देते +32, हाँ। मतलब कैपिटल में यदि आप +30, क्योंकि कैपिटल छोटा माना जाता है, स्मॉल बड़ा माना जाता है। कैपिटल A की आस्की कोड यदि 65 है तो स्मॉल की कितनी होगी? 97। कैपिटल और स्मॉल के आस्की कोड में 32 का डिफरेंस होता है। 65 से 90 कैपिटल A से कैपिटल Z का होता है।
और उन सब में 32 97 से लेकर के कितना हो जाएगा आपका 122, ये किसका होता है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड का होता है। जीरो भी एक कैरेक्टर होता है, जीरो का आस्की कोड कितना होता है 48 होता है डेसिमल में, और अपन डेसिमल ये यूज़ करते हैं 48 to 57। अब देखो यदि टाइप कास्ट कर लेता है कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे क्या आ जाएगा CHR, कुछ आया क्या नाम से ये कुछ भी नहीं है, हाँ? नहीं इसमें कुछ भी नहीं है। तो JS है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अभी डायरेक्टली एरर दे रहा होगा ना, क्योंकि इसको भी अपने क्या करना पड़ेगा, कैर कोड एट कुछ ऐसा रहता है, क्या रहता है, कैर कोड एट, मतलब किसी भी कैरेक्टर का यदि आप जैसे यहाँ पे CHR देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए किसी भी कैरेक्टर का यदि आपको आस्की कोड निकालना है जावा स्क्रिप्ट में, उसके लिए मेथड क्या होता है, कैर कोड एट 0। मतलब जैसे आपके पास वेरिएबल का नाम CHR है, मुझे इसका आस्की कोड चाहिए, तो आस्की कोड निकालने के लिए क्या होता है, कैर कोड एट, और ये कैमल केस में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कैमल केस। कैमल केस समझते हो, पहले वर्ड पूरा स्मॉल में रहेगा, सेकेंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में रहेगा, थर्ड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में रहेगा, और +32 क्यों किया, क्योंकि मुझे कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट कर। और ये स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड क्या होता है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि कैर कोड 8 ये मेथड क्या करता है, कन्वर्ट रिटर्न, या कन्वर्ट नहीं, रिटर्न आस्की कोड ऑफ एनी कैरेक्टर। मान लीजिए आपके पास एक कैरेक्टर है, आपने यहाँ लिख दिया @ आपको इसका आस्की कोड निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग s डॉट कैर कोड 80, तो ये इसकी आस्की कोड देगा। आया समझ में। उल्टा आपको पता है कि मुझे पता करना है कि भाई ये 119 किसका आस्की कोड होगा, मतलब किस कैरेक्टर का होगा, ये आस्की कोड है, ये किस कैरेक्टर का आस्की कोड होगा, तो इसके लिए क्या लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग, मतलब आस्की के कोड से कैरेक्टर, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड, और यहाँ पे देना है इसमें, ये क्या दे देगा आपको 119 जिसका भी आस्की कोड होगा। आगे समझ में। तो ये दोनों लिख लो, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि इससे बहुत सारे लॉजिक्स बनते हैं, अपर केस टू लोअर केस, लोअर केस टू अपर केस। आपको ये पता करना है कि न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेटिकल है, स्पेशल है, तो वो पूरा आस्की कोड से ही चेक होता है, क्योंकि कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के आस्की कोड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम मैंने दिया है ना अपोजिट केस वाला, वो इसी से बनेगा। अब आप लॉजिक आगे लगा सकते हैं, जैसे देखो इसको चला के बता देता हूँ। @ का आस्की कोड होता है 65, और 119 जो होता है ना वो W का रहता है। अब मैं आपको दूंगा 51 किसका रहता है, 0 का 48 होता है, 3 का होता है। 51 आस्की कोड किसका होता है, 3 का। और मैं आपको ये भी क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि 3 हमेशा एक कैरेक्टर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इंटीजर नहीं होता 3। क्या होता है, कीबोर्ड में जितने भी होते हैं सब कैरेक्टर होते हैं। 1 भी कैरेक्टर है, 2 भी कैरेक्टर है, 3 भी कैरेक्टर है। आप बोलते हो ना कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है, जब आप 3 प्रेस करते हो तो 3 का आस्की कोड जाता है, उस आस्की कोड का बाइनरी कन्वर्जन होता है, बाइनरी कन्वर्जन के बाद वो कंप्यूटर के पास जाता है। आप जब भी कोई कैरेक्टर प्रेस करते हो पहले उसका एक रिजर्व क्या होता है, आस्की कोड। उस आस्की कोड का क्या कन्वर्जन होता है, बाइनरी,
और वो बाइनरी किसके फॉर्म में होता है, 0101 के फॉर्म में होता है, और वो किसके पास जाता है, OS या मशीन के पास जाता है। और क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही चीज़ होती है, 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन, और ऑफ और ऑन का कॉम्बिनेशन से ही ये पूरे कैरेक्टर्स बने हुए हैं। तो कभी आपको टाइम मिले रिसर्च करने का तो आप एक बार आस्की कोड का पूरा टेबल एक बार पढ़ लेना, और कैसे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है। और आस्की कोड भी अलग अलग स्टैंडर्ड के होते हैं। अब मैं इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहता, इसकी पूरी टेबल आप पढ़ लेना, तब आपको पूरा समझ में आएगा कि हर चीज़ का आस्की कोड क्या है। देखो ये पूरा अच्छे दिया है, और ये हर कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामर इन सबको पता होना चाहिए। बाकी मैंने आपको शॉर्टकट मेथड दे दिया कि कभी भी आपको आस्की कोड निकालना है तो किससे निकालोगे, ये देखो @ का 64 होता है, कैपिटल A का 65 होता है, पूरा दे दिया, पूरे कैरेक्टर लिखा और उसके आस्की कोड दे दिया उसने। 0 से लेकर के 9 तक का आस्की कोड है, कोलन का आस्की कोड है, सेमी कोलन का आस्की कोड है, लेस देन का आस्की कोड है, इक्वल का है, ग्रेटर देन का है, क्वेश्चन मार्क का है, स्मॉल वालों का भी आस्की कोड दिया। देखो ये जितने कैरेक्टर है आपका, कर्ली ब्रैकेट्स, ये सब के। Before discussing how you could memorize the table of ASCII characters and numeric values, I should stress a little about why you might do so. One reason is simply for the challenge, it's more doable than it may sound. It's also useful information. इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और इससे क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से काम करता है, वो सभी चीज़ें आपको इसके बारे में पूरा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये प्रोग्राम बनाने से पहले आपको ये पता। अब मैं कुछ प्रोग्राम दे रहा हूँ जो थोड़े चैलेंजिंग है, ये आपको स्ट्रिंग के बनाना है। देखो, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन वर्ड इन नेम। अब बताओ, एक क्वेश्चन को ही समझा दो तो इसमें ही आधा लॉजिक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन नेम मतलब क्या होता है? आपका नाम जैसे मनीष है, तो मनीष में M कितने बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। A कितने बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। N इसमें सब 1-1 बार आ रहा है, इसमें सब 1-1 बार आ रहा है ना, यूनिक है इसमें। और मान लो आशीष नाम है, तो आशीष में A कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। S कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। H कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। I कितने बार आ रहा है? जिसका कैलकुलेशन एक बार हो गया आप, वह दोबारा नहीं होगा। जैसे मान लो A का एक बार कैलकुलेशन हो गया, दोबारा नहीं होगा। S का एक बार कैलकुलेशन हो गया, दोबारा नहीं होगा। H का एक बार कैलकुलेशन हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सीक्वेंस में रहेगा, जो पहले मिलेगा उसका। इस तरीके का आउटपुट चाहिए। तो कोई सा भी नाम लिखूं, उसके अंदर हर कैरेक्टर कितने बार रिपीट हो रहा है ये बताना। और ये हर इंटरव्यू में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 90% इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े बड़े कंपनी में। ठीक है, दूसरा यही प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड इन पैराग्राफ। कौन सा वर्ड कितने बार उस पैराग्राफ में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, ये बताना। जैसे इन कितने बार आया, वी कितने बार आया, ये बना लिया तो समझ लो आप AI डेवलपर हो गए आधा। मतलब इतना बड़ा AI डेवलपर नहीं, नॉर्मल AI डेवलपर बन सकते हैं इस टाइप का लॉजिक बनाने लगे। ठीक है, मतलब इसमें क्वेश्चन समझ में आ गया ना। जैसे मान लो कोई पैराग्राफ है, उसमें इन कितने बार आया, वी कितने बार आया, हेलो कितने बार आया, ABCD कितने बार आया, नहीं आया तो 0, 1 बार आया, 1 बार तो आएगा ना। तो ये भी चैलेंजिंग प्रोग्राम।
अब मैं आपको इसलिए इस तरीके का प्रोग्राम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको असलियत बताना चाह रहा हूँ कि जब आप रियल टाइम में कोई भी प्रोग्राम करते हो तो इसी टाइप के लॉजिक्स आते हैं। आपका वो AEIOU चेक करने वाला नहीं आता है, वो तो सिर्फ एक मनोबल बढ़ाने के लिए होता है। रियल टाइम के लॉजिक्स यही होते हैं। अब आजकल टूल आ गए तो इससे आप कर सकते हो, टूल से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, पर इंटरव्यू में तो टूल नहीं देंगे ना आपको, देंगे क्या टूल? हाँ, यदि नहीं मिल रहा होगा तो फिर दे देंगे, चलो ठीक है यार परेशान हो गए, कोई कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा है तो बोलो चलो ठीक है थोड़ा बहुत वाले को रख लो। पहले यही तो होता था, पर आजकल क्या मिल जाते हैं। इसके बाद राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम मैक्स पैलिंड्रोम इन पैराग्राफ, मैक्स लेंथ पैलिंड्रोम इन पैराग्राफ। और इसके बाद फिर आप खुद का भी एक्सरसाइज यहाँ से देख लेना, ChatGPT से क्वेश्चन पूछ लिया करो, आंसर मत पूछना। मोस्ट आस्क्ड स्ट्रिंग क्वेश्चंस इन 2025 इंटरव्यू राउंड, स्ट्रिंग लॉजिकल क्वेश्चन, नहीं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन जावा स्क्रिप्ट in 2025। देखो वही रिवर्स स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम, count vowels and consonants in string, find first non-repeated characters, ठीक है, check anagram strings, find duplicate characters in strings, remove duplicate characters from string, check if two strings are rotations, longest word in sentence, अभी जो बताया मैंने, capitalize first letter of each word, check if string contains only digits, check काउंट ऑकरेंसेस ऑफ ईच कैरेक्टर, जो भी दिया मैंने यही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर या ऑकरेंसेस ऑफ ईच कैरेक्टर एक ही बात है। चेक सब स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग इंक्लूड्स, सब स्ट्रिंग मतलब जैसे स्क्रिप्ट लिख दिया था, जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट है कि नहीं है, ये भी अच्छा चैलेंजिंग है। फाइंड लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग, जो भी दिया मैंने। चेक स्ट्रिंग रोटेशन बाय 2 प्लेसेस, जैसे अमेजोन है तो यहाँ पे 2 प्लेसेस में करना है रोटेशन, ठीक है, AZ, इसके बाद 2 करके। रिमूव ऑल वाइट स्पेस, जितने भी बीच का स्पेस सब हटाना है। फाइंड फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर्स, बोरिंग, नो रिपीटेशन, स्विच, फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर्स are जो फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर। चेक पैंग्रम, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ट्रू। अब ये होता होगा कुछ, क्या होता है ये पैंग्रम? इससे पूछ रहे तो मुझे भी पता नहीं क्या होता है। एवरी लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एट लीस्ट वंस। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंस, ऑल 26 कैरेक्टर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नॉट ए बिकॉज डज नॉट कंटेन ऑल लेटर्स, मिसिंग मेनी लेटर्स। मतलब इसमें ए से लेकर के जेड तक सभी कैरेक्टर्स आना चाहिए पूरे स्टेटमेंट में, कहीं पर भी तो है। और ए से लेकर के जेड कैरेक्टर में से कोई सभी कैरेक्टर यदि नहीं आया तो पेनग्राम नहीं। अच्छा क्वेश्चन। काउंट वर्ड्स इन स्ट्रिंग, ये तो सिंपल है। कन्वर्ट स्ट्रिंग टू टाइटल केस, मतलब पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल में। तो ये जो 20 प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बनाना है। जिसमें मैंने बनवा दिया वो ठीक है, जो रिमेनिंग है वो आपको करना है। लेकिन ध्यान रखना कि प्री डिफाइन में सिर्फ आप लेंथ और स्प्लिट यूज़ कर सकते हो। लेंथ, स्प्लिट और आस्की कोड निकालने वाला जो मैंने बताया वो, बाकी आपको प्री डिफाइन ज़्यादा नहीं करना।
ये तो प्री डिफाइन ही सब कर दोगे तो फिर लॉजिक कैसे लगेगा? तो ये यूज़ करो ना जेन एआई का। अब जेन एआई से आप लॉजिक पूछ लोगे तो तुम फिर क्या कर रहे हो भाई? आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है ना। आपका ब्रेन कब ट्रेन होगा? जब ये प्रोग्राम आप खुद से डेवलप करोगे तब तो आपका ब्रेन क्या होगा? ट्रेन होगा। और आप ये पूरा एआई से बनवा लोगे तो आपका ब्रेन ट्रेन ही नहीं होगा, तो आपके पास बस टेस्ट डेटा मिलेगा बस। हाँ बनाओ, एआई का यूज़ करो जब आप प्रोजेक्ट डेवलप करने लग जाओ, जब आपका बेसिक चीज़ें समझ में आने लग जाए फिर करो। फर्स्ट स्क्रैच प्रोग्रामिंग, देन एआई पावर। ठीक है, तो चलिए, स्ट्रिंग इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग हमेशा, हम स्ट्रिंग के जितने प्रोग्राम हो सके ना लॉजिक बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रिंग। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स